सो वेलकम बैक स्टूडेंट, नाउ दिस इज योर विजय हियर और आप सभी का दोबारा से हमारे ई पाठशाला के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप क्लास 11, 12, 9, 10 के बारे में इस चैनल पे पढ़ते हैं। स्पेशली आप यहाँ पे आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को पता था कि हम क्लास 12 की ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को पूरी तरीके से बैलेंसिंग करके चल रहे हैं। हमने पूरी तरीके से जो आपकी इंडियन ज्योग्राफी वाली बुक थी उसके हमने 5 चैप्टर कर दिए थे और हमने कहा था कि हम 5 चैप्टर के बाद फिर हम यहाँ पे आपका क्या कहते हैं जो वर्ल्ड वाली पॉलिटिक्स है और वर्ल्ड वाली ज्योग्राफी जो है वो वाली बुक स्टार्ट करेंगे। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का, और वो भी क्या कहते हैं वर्ल्ड के कंपैरिजन में जिसके बारे में बताया जाता है उसका ये पहला चैप्टर है। तो आप ये यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं ये लिखा हुआ है, आप इसकी तरफ नज़रअंदाज करते हुए चैप्टर पे मेन फोकस करिएगा। चैप्टर का नाम ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, यानी कि प्राकृतिक और साथ में क्या कहते हैं आप उसकी विविधताएं देख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो हम इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा चैप्टर आज एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट होगा। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है और यही वीडियो का लास्ट पार्ट है, क्योंकि चैप्टर बहुत सिलेक्टेड चीज़ों पे फोकस कर रहा है। आपने क्लास 11 के अंदर थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ समझा होगा, और उस क्लास 11 के सब्जेक्ट को आज मैं क्लास 12 के सब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा उसको अपग्रेड करता हुआ बताऊंगा, ताकि आपको चैप्टर 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ सके कि पहले चैप्टर के अंदर है क्या। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपको बहुत ग्रेट वे में कंटेंट आपको देखने को मिलता है। अदरवाइज़ आप सभी के लिए बहुत अच्छा सजेशन ये रहेगा कि आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पाठशाला करके उसका नाम है, आप देख सकते हैं। फेसबुक पे भी हमारा पेज है, टेलीग्राम पे हम बच्चों को ई पाठशाला के नाम का टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी हम क्या कहते हैं बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप वहाँ जाके ज्वाइन ज़रूर होइएगा, क्योंकि आप सभी को वो सारी चीज़ें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिलती हैं, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा वो। सो इन दिस चैप्टर अगर मैं आपको बताऊं तो जिस समय ज्योग्राफी की स्टडी करी जानी थी तो वी हैव ड्यूल अप्रोच। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। ड्यूल अप्रोच में हमने कहा कि सिस्टमैटिक अप्रोच के वे से पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी को, या रीजनल अप्रोच के हिसाब से पढ़ना चाहिए। क्लास 11 के अंदर इसका डिस्कशन पूरा हो चुका था और हमने बताया था कि सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडी ज्योग्राफी के अंदर क्या होता है, और रीजनल अप्रोच जो क्षेत्रीय सिद्धांत होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं, उसके हिसाब से ज्योग्राफी को कैसे पढ़ा जाता है। बट बिकॉज इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ह्यूमन ज्योग्राफी, तो आपको समझना होगा कि ज्योग्राफी के 2 पार्ट है, स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी जिसे आप फिजियोग्राफी भी बोलते हैं, और दूसरा है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी जो इस चैप्टर को रिलेट करता है। तो आप देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ लिया था। मैं आप सभी से दोबारा से रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि अगर आपने क्या कहते हैं क्लास 11 की अगर पॉलिटिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो फिजिकल ज्योग्राफी नहीं समझ पाएंगे। तो क्लास 11 की ज्योग्राफी का फिजिकल ज्योग्राफी वाला चैप्टर जो है उस पर आप थोड़ा ज़रूर फोकस करिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को उसके अंदर मिलेगा। तो असल में फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम स्टडी करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड, मतलब जो फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि जो अर्थ सरफेस पे फिजिकली घूम रहा है या अर्थ सरफेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें उसकी बारे में स्टडी करी जाती है। बट इन 12th क्लास हम ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी करेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी बोले तो आप ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं आप देखो इंटर रिलेशन बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय द मैन। कहने का मतलब अगर आप सिर्फ अर्थ की स्टडी कर रहे हैं या उससे रिलेटेड चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी में आ गया। लेकिन अगर अर्थ पे रहने वाले मनुष्य जिसका कांटेक्ट या मैं कह सकता हूँ कनेक्शन अर्थ से तो है ना, तो इसीलिए इसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी का नाम देते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आप ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा पढ़ते हैं और फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आप अर्थ सरफेस से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा पढ़ते हैं। अगर हम इसे सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा होगा। मतलब फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर या जैसे फिजियोग्राफी बोलते हैं उसमें हम लैंड, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड फ्लोरा, फोना इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। जबकि अगर ह्यूमन ज्योग्राफी को देखा जाए तो ह्यूमन ज्योग्राफी में कल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सेटलमेंट, क्रॉप्स
एग्रीकल्चर पैटर्न, उसके बाद किस तरीके के लोग काम करते हैं, उनका सेक्स रेशो कैसा है, उसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट है, वगैरह वगैरह चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मेन मोटा मोटा डिफरेंस आप समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मेन मोटा मोटा डिफरेंस दोनों में क्या है। सो बिकॉज इन दिस चैप्टर वी आर स्टडिंग अबाउट द ह्यूमन ज्योग्राफी, तो मैं आप सभी को यही फोकस कराने की कोशिश करा रहा हूँ कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर मेन कंटेंट क्या दिया गया है, इस चैप्टर के अंदर मेन कंटेंट क्या दिया गया है। आप उसी पे अगर फोकस कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप पूरा चैप्टर समझ जाएंगे। बाकी तो आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा ही आएगा। बट लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक। सो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर बात करें जाए ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो देखो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे ज्योग्राफिकल हैं, बहुत सारे फिलोसफिस्ट हैं, बहुत सारे मतलब मैं कह सकता हूँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने साइंस से रिलेटेड या ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे डेफिनेशन दिए। कभी कभार आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है व्हाट डू यू मीन बाय द ह्यूमन ज्योग्राफी, तो अभी तो आपको सिंपल शब्दों में समझ में आ गया जिसमें ह्यूमन के बारे में स्टडी करा जाता हो और उसका रिलेशन धरती से अर्थ से कनेक्ट हो। बट इन द रिटन फॉर्म यू नीड टू राइट समथिंग। तो रिटन फॉर्म में हमें दो क्या कहते हैं विचारधाराएं, दो आइडियोलॉजी दी है। एक फेडरल रिट्जल के बारे में बताया गया, वो इनकी ये आइडियोलॉजी है, और एक यहाँ पे एलन चर्चिल सेपल इनका नाम है, इन्होंने एक दो आइडियोलॉजी दी है। सो इन द ह्यूमन ज्योग्राफी, अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कवर अप कर रहे हैं तो आप कोई सा भी क्वेश्चन जो है लिख सकते हैं। आप इसको लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनमें से दोनों डेफिनेशन आपके लिए बिल्कुल कारगर साबित होगी। एक में बताया जा रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ सिस्टमैटिक साइनेटिक स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी जो एक साइनेटिक स्टडी मतलब संश्लेषित अध्ययन, संश्लेषण मतलब बहुत डीपली एनालाइज करके पढ़ना, वो क्या है, वो रिलेशन है बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस, उसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी बोला गया। वो कौन बोलते हैं? फेडरल रिट्जल बोलते हैं। जबकि सैफल जी बोलती है कि चेंजिंग रिलेशन बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, क्योंकि उनके हिसाब से इंसान जो है कभी रुकने वाला नहीं है, अस्थिर है, और उसके बाद क्या कहते हैं धरती भी जो है अस्थिर है। तो दोनों की अस्थिरता के बारे में कंटिन्यू स्टडी करते रहना ही ह्यूमन ज्योग्राफी है। ठीक है, तो ठीक है, आप इनमें से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, आप एग्जाम के अंदर ये चीज़ें लिख सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे इसके अंदर कि आपके बुक के अंदर बताने की कोशिश करेगी नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में वही डेफिनेशन को दोबारा से इसमें लिखा हुआ है कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो स्टडी है वो सोशो कल्चर इन्वायरमेंट जो है ह्यूमन मैन द्वारा क्रिएटेड है। मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं किया जा सकता। सिर्फ छोटा सा डिफरेंट फिजिकल ज्योग्राफी का ये है कि उसमें अर्थ सरफेस से रिलेटेड चीज़ों की स्टडी करी जाती है, और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आप क्या कहते हैं, आप देखेंगे ह्यूमन से रिलेटेड स्टडी करी जाती है। तो आपकी बुक के अंदर मात्र तीन चीज़ ओनली थ्री थिंग्स द थिंग्स हैज डिस्क्राइब्ड इन योर स्कूल बुक, सो यू नीड टू स्टडी अबाउट दिस। अगर आपने ये तीन चीज़ समझ ली, अगर आपने तीन चीज़ पकड़ ली, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, आप बहुत आसानी से आंसर दे पाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। मैं आपको जो टॉपिक बताऊंगा उसका मैं आपको निष्कर्ष भी बता दूंगा, कंक्लूजन भी बता दूंगा, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड अबाउट द रिलेशन बिटवीन दीज ऑल चैप्टर्स या दीज ऑल टॉपिक्स लिंक बिहाइंड दिस, तो हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, फिजिकल एनवायरनमेंट हैज़ बीन ग्रेटली मॉडिफाइड बाय द ह्यूमन बीइंग, इट आल्सो टर्न इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस लाइफ। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आज से अगर हम 500 साल 600 साल बैक साइड पे जाए तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड पे, अगर 2600 BC के टाइम पीरियड पे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उस टाइम पे ह्यूमन डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं था। इंसान ने धीरे धीरे इनोवेशन करा, और इनोवेशन करने के बाद उसने क्या करा, अपने खुद के फिजिकल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर दिया। कैसे मॉडिफाई कर दिया? मतलब पहले क्या होता था, पहले आपको हवा के लिए डिपेंड रहना पड़ता था। आपके घरों में AC नहीं होता था, कूलर नहीं होता था, पंखा नहीं होता था, आपके घरों में बेना होता था, और आप रात में सोते थे तो बेना कर सकते थे। और मतलब बेना इन द सेंस एक हैंडमेड क्या कहते हैं पंखा होता है जो इंसान हाथ से चलाता है। हमारे लोकल लैंग्वेज में उसे बेना कहते हैं, बाकी कहीं कुछ और बोलते होंगे, मे भी शायद से अलग अलग लैंग्वेज का फ़र्क है।
तो कहने का मतलब सिंपल से ये कि फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर पहले हमें हवा के लिए कुदरत पे डिपेंड होना पड़ता था, लेकिन इंसान ने क्या करा, इंसान ने फिजिकल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई कैसे कर दिया उसने क्या कहा, उसने कहा हवा चाहिए तो ठीक है ये ले भाई कूलर क्रिएट कर देते हैं, हवा चाहिए ये ले एसी क्रिएट कर देते हैं, हवा चाहिए ये ले पंखा क्रिएट कर देते हैं। सो हमने क्या करा, फिजिकल एनवायरनमेंट में क्रिएशन कर दिया ना, तो इसीलिए हमने इन चीज़ों को ऐड करा। और इससे ये बोला जाता है कि ह्यूमन लाइफ जो है ना वो इम्पैक्ट करती है, मतलब इम्पैक्ट करती है, प्रभावित करती है। अब वो प्रभावित जो है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव ज़्यादा है। मतलब इस पूरे चैप्टर के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर्स को बताते हुए आपको ये बताने की कोशिश करी गई है कि फिजिकल एनवायरनमेंट पे ह्यूमन ज्योग्राफी का कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। ओके, सबसे पहले एक फिलॉसफी आती है जिसे बोलते हैं हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। टुडे एट दिस टाइम वी हैव सो मच टेक्नोलॉजी। हमारे पास जो भी कोई भी दिक्कत होती है उसका हम आविष्कार तुरंत कर लेते हैं, और हमारे पास इतनी सफिशेंट नॉलेज है कि हम इन फ्यूचर या कुछ समय के बाद उसका दवा या उसके क्या कहते हैं कुछ ना कुछ हम स्टेप ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं आज से 1500-2000 साल पुराने टाइम पीरियड में जाऊंगा, सो ऑन दैट टाइम वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। उस टाइम पीरियड पे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन था। अभी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन क्या है, सरल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत टाइम पहले इंसान का जन्म हुआ होगा, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से 2600 BC के टाइम पीरियड से पढ़ रहे हैं, और हम हिस्ट्री भी कवर कर रहे हैं, आप सभी को पता है। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ज्योग्राफी, हिस्ट्री और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक भी है, वो भी स्टार्ट होने वाला है, और फाइन आर्ट के भी सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले। सब मैं ही पढ़ाऊँगा आपको, बहुत बेस्ट वे में सबको लिंकअप करके दिखाने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स टॉक अबाउट 2600 BC। 2600 BC के टाइम पीरियड पे हमें पता था कि इंसान जो था पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंड था। किस पे डिपेंड था बच्चों, वो था नेचर पे डिपेंड था। नेचर पे क्यों डिपेंड था, क्योंकि उसको पता है कि कुदरत, उसको पता है कि जो प्रकृति है वही सब कुछ करने वाली है और वही सब कुछ करती है। क्यों करती है, आपको पहले ही पता है। पास्ट के टाइम पीरियड के अंदर इनाना देवी होती थी, वॉर की और क्या कहते हैं प्यार की देवी होती थी, गोदान देवता होते थे। हमारे इंडिया के अंदर शिव है, वैष्णु है, उनके अवतार है, इनको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। और अगर आप 600 BC के टाइम पीरियड की बात देखेंगे, कब की, 600 BCE की टाइम पीरियड की बात देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि इस टाइम पीरियड पे भी हम यज्ञ करते थे, हम मंत्र पढ़ते थे देवता इंद्र को खुश करने के लिए। हम अपने क्या कहते हैं लोकल कस्टम के अंदर सेक्रीफाइस करते थे, मतलब बलि दे दिया करते थे। और ऐसा बहुत राजाओं ने, बहुत सारी फिल्मों के अंदर भी हमने देखा था। मतलब व्हेन नेचर इज डोमिनेटेड ऑन द पीपल, दिस इज कॉल्ड द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। मतलब जब प्रकृति पूरी तरीके से नेचर को मतलब जब नेचर पूरी तरीके से इंसान को कंट्रोल करता है, उसे हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बोलते हैं। और इसको सिंपल शब्दों में पता क्या कहा गया आपकी बुक के अंदर, ये मैंने इतना जो आपको राम कहानी बताई है वो यही बताने की कोशिश करी है। वो ये है, क्या है वो ये है, इसे क्या बोलते हैं हम, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो राजपाल यादव जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या कहते हैं राजपाल यादव जी। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ राजपाल यादव, कॉमेडी के किंग बोले जाते हैं, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। तो कहने का मतलब ये कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है जब यहाँ पे द कनेक्शन बिटवीन द प्रिमिटिव सोसाइटी एंड द नेचर इज कॉल्ड द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। जब प्राचीन समय में प्रकृति का संबंध पर्यावरण से होता था या पर्यावरण पूरी तरीके से कंट्रोल करते थे ह्यूमन को, दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। आपको समझ में आ गया होगा, इसे बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन मतलब पूरी तरीके से क्या कहते हैं नेचर के कंट्रोल इंसान पे होना। और फिर हमने उसे लोकल लैंग्वेज के अंदर एट प्रेजेंट टाइम में जब ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट बने तो उसे हमने एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोला है। और एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म आपके पेपर के अंदर आता है। तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है क्या भाई, दे कंसिडर्ड मैन एज अ पैसिव एजेंट, दे कंसिडर्ड मैन एज अ पैसिव एजेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हिज कैरेक्टरिस्टिक। और उसके बाद आप देखेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट कंट्रोल कॉज ऑफ ह्यूमन एक्शन। तो आप देखेंगे वही पास्ट टाइम पीरियड के अंदर जो मनुष्य था अपने चरित्र के विकास में एक निष्क्रिय प्रतिनिधि मानता था,
मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसिव एजेंट है। जो इंसान है अपने डेवलपमेंट के लिए एक पैसिव एजेंट है, और शुरुआती समय में वो देवताओं को बहुत मानता था, और उसे ही हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। और फिजिकल एनवायरनमेंट उस समय पे कंट्रोल बाय द कोर्स ऑफ ह्यूमन एक्शन, और उसके बाद फिजिकल एनवायरनमेंट धीरे धीरे करके क्या कहते हैं, ह्यूमन एक्शंस के कंट्रोल में आना चालू हो गया। लेकिन आपको एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म समझना था, तो मैंने उसे शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म होता क्या है। अब क्योंकि अगर मैं बात बोलूँ तो लगभग 1800 समथिंग में, 1820 1850 के समथिंग में इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्लास 11th में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो फिर आप नोटिस करेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से डेवलप होने लगी। तो जब टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से डेवलप होने लग गई तो लोगों के पास टेक्नोलॉजी आ गई, और जब लोगों के पास टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर आप नोटिस क्या करेंगे, जब लोगों के पास टेक्नोलॉजी आ गए, मैन इन्वॉल्व विद द नेचर। फिर जब लोगों के पास टेक्नोलॉजी आ गई तो इंसान जो था नेचर के अंदर इन्वॉल्व होने लग गया। पहले क्या होता था, खेती करने के लिए क्या करना पड़ता था, इंद्र देवता की पूजा करनी पड़ती थी। इंद्र देवता से रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि बरसों रे बरसों मेघा पानी तो बरसा, है ना। तो ये वाला सीन चलता था, फिल्मों में भी हमने ये देखने की कोशिश करी। लेकिन धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी मिलती रही तो इंसान को समझ में आ गया कि ये मेघा अगर नहीं बरसेंगे, बारिश नहीं बरसेंगे, तो हम इसे मैन्युअली भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी को कहीं से ला सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए हुआ क्या, यहाँ पे मैन जो था इन्वॉल्व होने लग गया नेचर के साथ विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा, और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फिर आप देखेंगे ह्यूमन बीइंग वर एबल टू डेवलप द टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर लॉस। नेचर लॉस को उसने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। उसने समझ लिया कि बारिश कब होती है, उसके बाद बाढ़ का सीज़न कब आता है, ठंड का मौसम कब होता है, गर्मी का मौसम कब होता है, मानसून कब आता है, मानसून कब लौट जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें इंसान समझने लग गया। और जब इंसान को टेक्नोलॉजी मिल गई, जब इंसान को टेक्नोलॉजी मिल गई तो फिर आपको पता है कि उसने किस तरीके से आग का आविष्कार करा, उसने किस तरीके से डीएनए से बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने की शुरुआत करी, उसने किस तरीके से ये समझ लिया कि एरोप्लेन के सिस्टम्स को कैसे उड़ाया जा सकता है, उसने ये भी समझ लिया कि किस तरीके से अब जो इन फ्यूचर में आने वाली फाइनेंशियल क्राइसिस उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो ये सारी दिक्कतें जब उसने समझ ली, सो दिस इज़ कॉल्ड अबाउट ह्यूमनिज्म ऑफ नेचर। मतलब इसे ही क्या बोला हमने, ह्यूमनिज्म ऑफ नेचर। जब उसने नेचर के लॉज को अच्छी तरीके से समझ लिया तो इसे हमने ह्यूमनिज्म ऑफ नेचर बोला। पहले था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, और अब हो गया ह्यूमनिज्म ऑफ नेचर। मतलब उल्टा हो गया, पहले नेचर कंट्रोल करता था ह्यूमन को, अब ह्यूमन ने नेचर लॉ को समझ के कंट्रोल करने लगे वो पूरी तरीके से नेचर को। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत वही कि फिजिकल एनवायरनमेंट को हमने मॉडिफाई कर दिया। देखो आज से अगर आप 50 साल पीछे जाएंगे तो अगर आप समाज में देखेंगे तो नेचर का उतना ज़्यादा एक्सप्लोटेशन नहीं था, जनसंख्या इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, लोगों की डिमांड इतनी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या की ग्रोथ होती जा रही है वैसे वैसे हमें हाई क्लास बिल्डिंग चाहिए, रहने के लिए एसी चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिमांड में आ रही है। सो बिहाइंड दिस रीज़न वी आर एक्सप्लोटिंग द नेचर, और हम ह्यूमनिज्म ऑफ नेचर कर रहे हैं। नेचर के लॉ को तो हमने समझ लिया है। आपको पता है कि पहले एक खेत से एक साल के अंदर एक ही फसल ली जाती थी, और अब हमने नेचर के लॉ को समझ के एक खेत से एक साल के अंदर 3 फसलें लेना चालू कर दिया। तो इससे हमने ज़मीन की जो फर्टिलाइजेशन है वो तो कम कर दी ना। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ऐसा सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लगान मूवी का दिया है कि कैसे उन्हें पानी के लिए बादलों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था, और अब उन्हें पानी के लिए बादलों पर डिपेंड होना नहीं पड़ता है। अब वो पूरी तरीके से आप देखते हैं दे मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ पॉसिबिलिज्म। मतलब पहले जितनी आवश्यकता थी उतना ही इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अब उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ की तरफ उन्होंने आगे बढ़ना चालू कर दिया। मतलब जितनी भी संभावनाएं डेवलपमेंट की हो सकती है उतनी उन्होंने डेवलपमेंट करी। हमने अपने आप को चांद तक पहुंचा दिया है ना। तो आपको पता है कि ये चीज़ें हो चुकी है ना। तो ये हमने कर लिया है और इसे हमें नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बोलते हैं। और अगर इसे सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो सिंपल शब्दों में हम देख सकते हैं कि जहाँ पे इंसान पूरी तरीके से नेचर को कनेक्ट करता हो या इंसान पूरी तरीके से नेचर को कंट्रोल करता हो। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्रिएट द कल्चर लैंडस्केप। आप देखेंगे कि जैसे जैसे उसने ह्यूमन लॉ को समझ लिया अब वो पूरी तरीके से कल्चर लैंडस्केप को कंट्रोल करने लग गया। इसलिए आप देखेंगे समय के साथ साथ ह्यूमन ने अपनी छाप छोड़ी है हर जगह, इंसान ने अपनी छाप हर जगह छोड़ी है।
उसने हेल्थ रिजोर्ट बनाए बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे इलाकों के ऊपर, उसने बहुत से क्या कहते हैं फील्ड्स बनाए, उसने बहुत से पेस्टुलस प्लेन्स बनाए, रोलिंग हिल्स बनाए, उसने बहुत से कोस्टल लाइंस बनाए, ओशनिक रूट्स बनाए, मतलब ओशन के अंदर भी रूट बना दिए, हवाई जहाज़ के अंदर भी रूट बना दिए, आसमान में भी रूट बना दिए, ज़मीन पे भी रूट बना दिए, पानी पे भी रूट बना दिए। तो ये सारी चीज़ें, सैटेलाइट स्पेस बनाया हमने, है ना, बहुत सारी चीज़ें हमने फिर बनाने की कोशिश करने लग गए। सो दिस इज़ कॉल्ड पॉसिबिलिज्म, मतलब इसे बोलते हैं पॉसिबिलिज्म। एक होता है पर्यावरणीय निश्चयवाद, एक होता है पर्यावरण संभावनावाद। तो दो चीज़ पेपर के अंदर आती है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और एक आता है इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म। तो मैं अभी सिंपल शब्दों में आपको समझा दूंगा, आप बस ये समझ लीजिए कि व्हेन मैन डोमिनेट नेचर इट इज़ कॉल्ड द पॉसिबिलिज्म। मतलब जब इंसान पूरी तरीके से नेचर के लॉ को समझ के उसके ऊपर डोमिनेट करने लगता है तो उसे पॉसिबिलिज्म बोला जाता है। तो दोनों में डिफरेंट है, ठीक है, दोनों में डिफरेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों की डिफरेंट है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म लिखा हुआ है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इज आइडिया दैट फिजिकल क्लाइमेट एंड द ज्योग्राफिकल कंडीशन शेप ह्यूमन थ्रू द एक्शंस एंड बिहेवियर। मतलब जब क्लाइमेट और ज्योग्राफिकल कंडीशन ह्यूमन एक्शंस को कंट्रोल करता हो अपने बिहेवियर से। एग्जाम्पल के लिए क्लाइमेट है, मान लीजिए कि कहीं पे बहुत ही ज़्यादा बारिश पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है, तो वहाँ पे उसका क्लाइमेट ऐसा है, उनका क्लाइमेट मतलब नेचर का बिहेवियर ही ऐसा है, तो उससे इंसान कंट्रोल होगा। वॉल्केनो, मैं कह सकता हूँ समुद्र में बाढ़ आ गई तो नेचर का बिहेवियर ऐसा है, उसने सारी पूरी तरीके से जनता को चपेट में ले लिया। कोरोना इज़ ऑल्सो अ नेचर बिहेवियर, और उसने कैसे ह्यूमन की एक्टिविटी को कंट्रोल करा। पहले ह्यूमन बहुत उछल रहा था, बहुत घूमने जाता था, मनाली वनाली घूमने जाता था, देहरादून घूमने जाता था, या मतलब रेस्ट ऑफ द पार्ट इंडिया या इनसाइड द इंडिया बहुत घूमने जाता था, बहुत मौज मारी उसने। लेकिन जब से कोरोना आया उसने कहा ना 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, अब वो कहीं बाहर नहीं निकलता, सिर्फ आवश्यकता पड़ने पे ही बाहर जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड द ह्यूमनिज्म और नेचुरलिज्म ऑफ ह्यूमन, जिसे आप एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। मतलब जब प्राकृतिक इंसान की गतिविधियों को कंट्रोल करने लग जाए। जबकि पॉसिबिलिज्म में क्या है कि नेचर सेट लिमिट्स, नेचर में लिमिट्स होता है ना, ऑफर पॉसिबिलिटी फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, और वो पूरी तरीके से ऑफर करता है ह्यूमन के सेटलमेंट को, है ना। तो सिंपल शब्दों में क्या समझ लेंगे, सिंपल शब्दों में आप समझ लेंगे कि जहाँ पे नेचर कंट्रोल करे जा रहे हैं मैन के द्वारा, ह्यूमन पॉसिबिलिज्म। जहाँ पे नेचर कंट्रोल कर रहा है मैन को, उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन डिटर्मिनिज्म। अब यहाँ पे ना आप देखेंगे कि पॉसिबिलिज्म के अंदर होता ये है कि इंसान भूखा है हर चीज़ का, उसको पता है कि उसको अपनी आवश्यकता पूरी करनी है तो धरती का वो सर्वनाश कर ही देगा। वी आर सर्चिंग द न्यू लैंड ऑन द मून, हम चांद पे जाने की सोच रहे हैं, वहाँ पे नया घर बनाएंगे, जबकि हम धरती को चांद जैसा नहीं बना पा रहे हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी है। धरती को चांद जैसा बना दीजिए, आपको दूसरे लैंड ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं, दूसरे लैंड ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, और आप उसी को अच्छा बना दीजिए तो आप अच्छे से जी सकते हैं यहाँ पे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। तो इसीलिए इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म क्या है। सो एक नई थ्योरी आई, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म के बीच में एक नया रास्ता अपनाया गया, जिसे ग्रिफिन टायलर ने दिया। ग्रिफिन टायलर आज कुछ तूफानी करते हैं, उन्होंने इस आइडियोलॉजी को समझा और इसे उन्होंने मध्यम मार्ग बोला। मध्यम मार्ग मतलब सच्चाई और बुराई के बीच के रास्ते को अगर कोई अपना ले तो उसे हम मध्यम मार्ग के नाम से जानते हैं। सेम एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म और एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इन दोनों के बीच का अगर कोई रास्ता अपना ले उसे हम ग्रिफिन टायलर की थ्योरी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यू डिटर्मिनिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यू डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में आप न्यू डिटर्मिनिज्म समझ लीजिए। मतलब कि इंसान अस्तित्व में आया है तो अपना डेवलपमेंट करेगा, लेकिन डेवलपमेंट के मद्देनज़र रखते हुए अगर वो प्रकृति की चीज़ों का नुकसान करेगा तो प्रकृति को उसे अपना जवाब ज़रूर देगा। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रिफिन टायलर ने बोला कि हमें कोई मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, और मध्यम मार्ग अपनाने के बाद उन्होंने न्यू डिटर्मिनिज्म की पॉलिसी हमारे सामने दी। तो न्यू डिटर्मिनिज्म की पॉलिसी जो है वो ये है कि उन्होंने बताया, इसे नव निश्चयवाद बोला जाता है। न्यू डिटर्मिनिज्म जो है बिटवीन द एनवायरमेंटल और उसके बाद
पॉसिबिलिज्म जो है उनके बीच का रास्ता है। और तो आप नोटिस करेंगे इट इज़ अ सिचुएशन नाइदर द एब्सोल्यूट नेसेसिटी और नॉट द कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। मतलब ना ही तो ज़्यादा आपको आवश्यकता की ज़रूरत होगी, ना ही तो ज़्यादा आपको फ्रीडम है। बस वो क्या कर रहा है, वो यही कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग को अगर क्या कहते हैं प्रकृति की चीज़ों का इस्तेमाल करना है तो उसको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, उनके नेचर के बिहेवियर को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बस ढूंढ लिया, आप 5G बना रहे हैं लेकिन लोगों पे रेडिएशन का कितना फ़र्क पड़ रहा है आप समझ ही नहीं रहे, प्रकृति को उससे कितना नुकसान हो रहा है आप समझ ही नहीं रहे, तो वो चीज़ ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या बोला, इट मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द नेचर। और हमें करना यही होगा कि हमें बैलेंस बनाना होगा, अपने जीवन में भी आपको बैलेंस बनाना होगा। लाइफ में बैलेंस बना के चलना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो आप बैलेंस बनाइएगा, कोई न्यू डिटरमिनिज्म की पॉलिसी जो है वो अपनाइएगा ताकि आपकी लाइफ में भी बैलेंस बन सके। ओके, सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं आपके चार्ट में बताई हुई हैं, तो ये चार्ट आपका ये वाला है, मैं आपको बता दूँ ये वाला चार्ट है, तो थोड़ा सा आप इसे स्टडी कर लीजिएगा। और अभी तक हम इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ेंगे, इतना ही समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इतना ही और कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है। आई होप आपको तीनों थ्योरी समझ में आई होगी, इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म, इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म और न्यू डिटरमिनिज्म की पॉलिसी जो थी वो क्या थी। सो लेट्स टॉक अबाउट अ सेकेंड चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए आबाद रहे, जिंदाबाद रहे और गाज़ियाबाद रहे और हमारी वीडियोस को देखते रहें। और हमारे चैनल को अगर अच्छा लगता है आपको तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।